आज आपका टॉपिक है भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया। इस वीडियो में आप भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया पर सरल एवं सहज चर्चा सुनेंगे और उसके साथ ही आप जो महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अंत तक देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक पर अच्छी समझ बना चुके होंगे। सबसे पहला तो हम ये देखते हैं कि जो संविधान होता है हर देश के अंदर संविधान किसी न किसी रूप में होता है, या तो लिखित होगा या अलिखित होगा। और संविधान से ही ये पता चलता है कि कौन से संस्था को कौन सा कार्य करना है। मतलब कि हर संस्था का, हर व्यक्ति का जो कार्य हो निश्चित किया जाता है संविधान में लिखकर। तो संविधान जो है वो नियमों का समूह होता है। इस प्रकार से जब संविधान बनाया जाता है किसी देश का, तो उससे वो किसी निश्चित समय पर बनाया जाता है, किस निश्चित समय पर बनाया जाता है और उस समय पर वो एक लिखित रूप में बन जाता है। लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, जो समाज है उसका विकास होता रहता है। तो जिस समाज के लिए बनाया गया है संविधान, उस समाज में भी जो रीति रिवाज हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनमें परिवर्तन या विकास होता रहता है। लेकिन हमारा जो संविधान है वो लिखित रूप में बना दिया गया है और इसलिए जिस समय वो बनाया गया था, संविधान उस समय की आवश्यकता के अनुसार बनाया गया था। इसलिए ये आगे जो आवश्यकताएं, जो महत्वाकांक्षाएं चेंज हुई हैं, परिवर्तित हुई हैं, उनके अनुरूप संविधान काम करता रहे, इसके लिए ज़रूरी है संविधान के अंदर कुछ संशोधन करना। अगर संविधान में संशोधन होते रहेंगे तो जो संविधान है वो एक तरह से अपडेट होता रहेगा और जो ज़रूरतें लोगों की जो चेंज हो रही हैं, जो विकास उनके जीवन में हो रहा है, उससे वो संबंधित रहेगा, उसके अनुरूप बना रहेगा। इसलिए संशोधन बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जो संशोधन हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है या प्रकार कितने हैं उनके। ठीक है, तो हमारे संविधान के अंदर टोटल अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में 395। ठीक है, 1 से लेके 395 तक। लेकिन 1 से लेकर जो 395 तक जो अनुच्छेद हैं, उनमें किसी में भी अगर हम संशोधन करते हैं तो उनके लिए निर्धारित प्रक्रिया बनाई गई है। और अगर हम देखें तो 1 से लेके 395 तक जो अनुच्छेद हैं उनमें 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। सबसे पहला एक तो है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी और तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस में आधे राज्यों की सहमति। ये 3 प्रकार इसमें हैं। कुछ अनुच्छेद हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से संशोधित हो सकते हैं और कुछ हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी से होते हैं और अन्य जो हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस में आधे राज्यों की सहमति से संशोधित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से
जो कुछ बातें हैं वो हमें एक एक करके अभी चर्चा करेंगे। तो जिसमें अब हम ये देखते हैं कि एक तो कोई भी नया जो बिल्कुल एकदम नया कानून होगा, बिल्कुल नई प्रकृति का कानून है तो एक तरह से साधारण जो है आपकी मेजॉरिटी से हो जाएगा। लेकिन कोई पुराना कानून है, पुराने कानून में कुछ जोड़ना, परिवर्तन या उसे रद्द करना पुराने कानून को, तो उसे हम कहेंगे संशोधन। उसे संशोधन कहा जाएगा। और ये संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 में मेंशन की गई है। आपकी जो ये आर्टिकल है 1 से लेकर 395 तक, इनमें किस किस प्रकार से किस किस आर्टिकल में संशोधन किया जा सकता है, उसके लिए जो आपका आर्टिकल 368 है उसमें जो प्रक्रियाएं हैं जो मेंशन की गई हैं, और वो 3 तरह की प्रक्रियाएं हैं जो हमने अभी देखी हैं, सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से और स्पेशल मेजोरिटी प्लस में आदि राज्यों की सहमति से। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि संशोधन जो प्रक्रिया है उसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बिल पेश किया जाता है, जिसे हम कहेंगे संशोधन बिल। संशोधन बिल किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के लोकसभा में भी या राज्यसभा में किसी में भी पेश किया जा सकता है। और उसे मंत्री भी पेश कर सकता है, मंत्री भी पेश कर सकता है, मंत्री भी, और साधारण सांसद भी पेश कर सकता है। इसमें एक ध्यान देने की बात है कि राज्यों की विधानसभाओं को संशोधन बिल या संशोधन विधेयक पेश करने की इजाज़त नहीं होती है। राज्य किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए पहल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहल हमेशा संसद के सदन ही करेंगे। ठीक है, हमेशा संशोधन के लिए जो पहल है वो संसद के सदनों में ही की जा सकती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो संसद में ही जो संशोधन बिल है वो पेश किया जा सकता है। उसे पेश करने के लिए मंत्री पेश कर सकता है, और दूसरा जो सांसद मंत्री नहीं है, ठीक है, वो भी उसे पेश कर सकते हैं। और उसके बाद में संशोधन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद में फिर एक है कि अगर दोनों सदनों ने पास कर दिया है बिल, दोनों सदनों में जो उसकी प्रक्रिया थी उसके अनुसार पास किया जा चुका है, तो जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति न तो वापस कर सकता है, वापस नहीं कर सकता है, दूसरा उसे रद्द भी नहीं कर सकता है, या अपने पास पेंडिंग भी नहीं रह सकता है। उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संशोधन प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, और संशोधन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए उसमें कितने प्रकार हैं बहुमत के, वो हम देखते हैं कि करके अभी। ठीक है, तो सबसे पहला है
सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जितने सदस्य सदन के अंदर मौजूद प्रेजेंट हैं, जितने सदस्य प्रेजेंट हैं और उन प्रेजेंट में से भी जो वोटिंग करते हैं, ठीक है, उनका 50% +1। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रेजेंट है आपके 460 प्रेजेंट हैं, ठीक है, हम लोकसभा का एग्जांपल ले रहे हैं। लोकसभा में टोटल होते हैं 543। अभी जो एक 104वां जो संशोधन हुआ है उसमें एंग्लो इंडियन की जो प्रोविज़न था उनको मनोनीत करने का, उसे ख़त्म कर दिया गया है 104वें संशोधन के द्वारा। इसलिए पहले थे 545 और उसमें से -2 करके अब 543 रह गए हैं। ठीक है, तो टोटल मेंबर कितने हो गए 543 आपके। तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट 460 थे और उनमें से वोटिंग किन्होंने की 456 ने वोटिंग करी है। तो 456/2, ठीक है, 2 2 और 8, ठीक है, 228 प्लस में 1, 229। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब हुआ कि जो आपके प्रेजेंट एंड वोटिंग जिन्होंने करी थी, प्रेजेंट थे 460, वोटिंग करी 456 ने, और जो आंकड़ा आया है 50% +1, ये 51% नहीं होगा, 51% नहीं कहेंगे हम इसको। ठीक है, ये हमेशा 50% +1 होगा। ठीक है, तो इसमें 229 आया आंकड़ा, तो सिंपल मेजोरिटी का आंकड़ा हम मान लेते हैं 229 उस दिन के लिए है। कोई विशेष दिन था, उस दिन को मानेंगे 229। ठीक है, तो एक तरह से काफ़ी आसान होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो भी साधारण बहुमत है 229 है। तो उसमें हम किसी भी विशेष दिन किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, ठीक है, और उसमें 229 से या इससे ज़्यादा हमें वोट मिल गए हैं उस पक्ष में उस प्रस्ताव के, तो वो पास माना जाएगा। लेकिन दूसरा है, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। इसमें होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और प्लस में होता है 2/3 पार्ट ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, अब एक एक करके हम ये देखते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है कि आपके टोटल मेंबर कितने हैं, मान लीजिए लोकसभा के, हम एग्जांपल लोकसभा का लेके चल रहे हैं आज, ठीक है, और टोटल मेंबर हैं लोकसभा के 543। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का जो मतलब होता है वो होता है कि जो टोटल मेंबर हैं, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग उसमें नहीं देखेंगे हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है कि टोटल मेंबर जो हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी टोटल मेंबर का 50% +1, मतलब कि 43/2 कितना हुआ, 2 2 2 से, और एक तरह से हम इसको 3 है तो इसको हम एक तरह से 272 मान लेते हैं और प्लस में 1, ठीक है, 273। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी होगी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमेशा एग्जैक्ट रहती है। किसी भी सदन की जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वो हमेशा एग्जैक्ट रहेगी। जैसे टोटल नंबर एग्जैक्ट रहता है 543 है तो 543 का 273 ही होगा। और अगर राज्यसभा का देखेंगे तो उसमें 245 है, तो 245 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी होगी? 245 / 2, सॉरी, 122 आएगा तो हम 122.5 आता है, तो इसमें हमें 123 कर लेते हैं प्लस में 1, 124। तो हमेशा ही जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वो सेम ही रहती है। लेकिन जो सिंपल मेजोरिटी है या जो 2/3 पार्ट ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो चेंज होती रहती है हर दिन के हिसाब से, क्योंकि किसी दिन
मतलब ये किसी दिन कुछ प्रेजेंट रहते हैं, कितनी ही संख्या में प्रेजेंट है, किसी दिन कितनी संख्या में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से जो प्रेजेंट एंड वोटिंग वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये था आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। प्लस में क्या चाहिए, और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मान लेते हैं हम उस दिन टोटल मेंबर आपके प्रेजेंट थे कितने, टोटल मेंबर प्रेजेंट थे आपके 460। ठीक है, 460 का 2/3, और सॉरी 460 थे, तो वोटिंग कितनों ने की थी, 456 ने। ठीक है, तो 456, तो 3 3 पंजे 3 दूनी 2 दूनी 4 2 पंजे 10। ठीक है, 304। तो जिस दिन ये कार्रवाई मान लीजिए हो रही है और हम ये वो बहुमत चेक कर रहे हैं, मेजोरिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो उस दिन स्पेशल मेजोरिटी वाले दिन एक तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो गई, और फिर है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसमें 456 ने वोटिंग करी थी। ठीक है, और हाजिर थे 460, और वोटिंग के 456 ने 2/3, इसका 304 आया है। तो अब ये था आपका लोकसभा का 273 एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी 273 था, और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना आया, 304। तो इनमें से हम ये देखेंगे कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा 304 है, तो हमें कम से कम 304 वोट उसके समर्थन में चाहिए उस बिल के, तभी वो पास माना जाएगा। ठीक है, 304 वोट हमें कम से कम उस बिल के समर्थन में चाहिए ही चाहिए। 304 से ज़्यादा हो सकते हैं, 304 से कम नहीं। तो उसमें हम ये कहेंगे कि जो बिल है वो पास माना जाता है। और तो फिर तीसरी प्रकार का आता है, तीसरी प्रकार का आता है कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस में आधे राज्यों का समर्थन। ठीक है, तो जो ये जो पार्ट है, ये उस बिल में पहले ये मेंशन किया जाएगा, पहले इसे यूज किया जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी को भी और 2/3 मेजोरिटी को भी। ठीक है, उसके बाद में जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल पास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो आपके राज्य हैं, मान लीजिए 28 राज्य हैं आपके, तो 28 में आधे राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक का, तो कम से कम 15 राज्य इसे अपनी विधानसभाओं में साधारण बहुमत से पास करेंगे, साधारण बहुमत से पास करेंगे। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि जो विधानसभाएं राज्यों की, उनमें साधारण बहुमत से ही इसे पास कर दिया जाएगा तो भी बहुत है, लेकिन कम से कम 15 राज्यों में जब 15 राज्य इसे पास कर देंगे, तब जो तीसरी प्रकार का जो प्रकार है हमारा संशोधन करने का प्रक्रिया का, ठीक है, तो उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है, प्लस में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और प्लस में आधे राज्यों का समर्थन, ये कंडीशन उसमें चाहिएगी। अब ये देखना है कि ये जो 3 प्रकार का जो हमने बताया है संशोधन करने का जो प्रक्रियाएं हैं 3 तरह की, ये कौन कौन से अनुच्छेदों में और कौन कौन सी प्रक्रियाएं यूज की जाती हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल मेजोरिटी। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत जो है वो नए राज्यों को स्थापित करना, इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन। नए राज्यों को जो बाहर से हमने कोई अपने देश के अंदर कोई राज्य है या कोई टेरिटरी उसमें शामिल करनी है अपने देश के अंदर, उसमें भी, और जो आपका राज्य है या उसमें फॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं कि जो नए राज्य हैं
एक दो राज्य के अंदर से टेरिटरी लेके और फिर 2-3 राज्यों के अंदर से लेकर जगह लेकर एक राज्य बनाया जाता है, या किसी एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी कानून है पास होंगे जो, वो साधारण बहुमत से ही पास हो सकते हैं। ठीक है, हो जाते हैं। जैसे पंजाब जो था, ठीक है, पंजाब में से ही हरियाणा बनाया गया है। ठीक है, तो हरियाणा बनाया जो गया है वो साधारण बहुमत से ही संसद उसे पास कर देगी बिल को, तो पास माना जाएगा। ठीक है, और दूसरा है एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये होता है राज्यों की विधान परिषद को भंग करना, या एक तरह से हम कह सकते हैं खत्म करना। ठीक है, या उसका निर्माण करना। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे, एक तो हर स्टेट के अंदर विधानसभाएं तो होती ही हैं। ठीक है, लेकिन विधान परिषद 6 या 7 राज्यों में ही है। तो अगर जिन राज्यों में है उनमें से किसी राज्य की विधान परिषद को खत्म करना है, ठीक है, या फिर जिन राज्यों में नहीं है उन राज्यों में विधान परिषद बनानी है, तो इस तरह का जो भी प्रस्ताव है वो सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है कि जो सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उसमें आपने देखा है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी, प्रेजेंट वोटिंग दोनों इसमें शामिल होती हैं। तो इस तरीके से अगर फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, और दूसरा है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। ठीक है, इनमें, और या फिर जो पहली प्रकार के हैं और तीसरी प्रकार की जो प्रक्रिया है बहुमत की या संशोधन करने की, उनमें जो अनुच्छेद उसमें शामिल नहीं है, ठीक है, वो सब के सब 32 जो प्रक्रिया है आपकी, इसके अंदर वो शामिल होंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो आपके साधारण बहुमत से जिन अनुच्छेदों में परिवर्तन नहीं होता है और जिन अनुच्छेदों में परिवर्तन करने के लिए राज्यों के समर्थन की जरूरत नहीं होती है, वे बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें परिवर्तन आपका स्पेशल मेजोरिटी से ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम इसमें लिखा गया है कि ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज, वो इसमें शामिल हो जाएंगे सारे। तो फंडामेंटल राइट्स, DPSP और इस तरह के ये जो है ये सब के सब स्पेशल मेजोरिटी से पास किए जाएंगे, तब संशोधित माने जाएंगे। और तीसरा है बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से शामिल होंगे? तो इसमें ज़्यादातर वही शामिल होते हैं ऐसे अनुच्छेद जो कि आपके देश के संघीय ढांचे से संबंधित हैं। ठीक है, उनमें परिवर्तन करना मतलब कि संघीय ढांचे में परिवर्तन करना होता है, ऐसे जो अनुच्छेद हैं वो इस कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। और इसलिए कोई भी सरकार अपने स्वार्थों के अनुसार हमारे संघीय ढांचे को परिवर्तित ना कर दे, इसलिए इसकी ये जो प्रक्रिया है काफ़ी टफ रखी गई है। ठीक है, पहले तो स्पेशल मेजोरिटी दोनों सदनों में, उसके बाद में राज्यों के समर्थन भी चाहिएगा। तो कौन कौन से होते हैं इसमें? एक तो है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है या चुनाव है उससे संबंधित जो भी कानून है वो इसमें शामिल होंगे। उसके बाद में एक्सटेंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, केंद्र और राज्यों के बीच में जो कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उनका निर्धारण जो है वो भी इनके अनुसार ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनसे संबंधित तो कोई कानून बनेगा तो भी स्पेशल मेजोरिटी प्लस में कंसेंट ऑफ स्टेट्स के अकॉर्डिंग उसे पास करना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, तो जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच में जो वैधानिक जो शक्तियां हैं, जैसे जो राज्य सूची विषय हैं,
केंद्र सूची के विषय हैं, अगर उनमें हम कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, वो भी स्पेशल मेजोरिटी प्लस में कंसेंट ऑफ स्टेट्स के द्वारा किए जाएंगे। और जो आपका जीएसटी है, गुड एंड सर्विस टैक्स, उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज करना होता है तो भी स्पेशल मेजोरिटी और प्लस में कंसेंट ऑफ स्टेट्स के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। इसमें आपने सारी चीज़ें इसमें देख ली हैं। अगर इसमें फिर भी आपको क्वेश्चन में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हो, आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। और उसके बाद में हम एक बार इसकी आलोचना और देख लेते हैं कि संविधान के ज़्यादातर भागों के संशोधन के लिए राज्य विधानमंडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे संसद के पास एक तरह से एकाधिकार आ जाता है। इसमें ये कहा गया है कि पहल हमेशा, या एक तरह से कहें तो संसद ही कर सकता है, राज्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये भी एक कमी बताई गई है इसमें कि राज्य को पहल करने का अधिकार होना चाहिए संसद में परिवर्तन करने के लिए। दूसरा है, संविधान संशोधन के मुद्दे पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि साधारण विधेयक के मामले में ऐसी व्यवस्था की गई है। जब कोई नया कानून बनता है तो उसमें संयुक्त बैठक की व्यवस्था है, लेकिन संशोधन में अगर कोई पुराना कानून है उसमें कुछ फेरबदल करना है तो उसमें ये जो है संयुक्त बैठक, इसका प्रयोजन नहीं है। ये भी एक कमी है इसके अंदर। तीसरा है, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत आ जाने के बाद उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की व्यापक शक्तियां प्राप्त हो गई हैं, जो कि संविधान संशोधन के मामले में संसद की शक्तियों को कम करने का काम करते हैं। एक तरह से ये ठीक भी है और ये कुछ मामलों में गलत हो सकता है। तो ये कहा गया कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत आया है, इसमें कहा गया कि जो संसद है वो अनुच्छेदों में 1 से लेकर 395 तक जो अनुच्छेद हैं उनमें किसी में भी परिवर्तन कर सकती है, किसी में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा है संविधान का उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो कॉन्सेप्ट आया है मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट आया है, इसके बाद में जो न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिल गया है कि अगर संसद ऐसा कोई कानून बना देती है जो कि संविधान की मूल भावना को परिवर्तित कर रहा है, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर सकता है और उसके बाद में फिर वो जो कानून है वो खत्म माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये थे आपके संशोधन प्रक्रिया और उसकी आलोचना। और अगर कुछ भी आपको क्वेरी रहती है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही।